Hello students, good morning all of you. Welcome to online classes in गायत्री स्कूल अर्निया। देखिए पार्ट 2 हम पोइम पढ़ रहे थे द 7 A's ऑफ ए मैन, मतलब व्यक्ति की 7 अवस्थाएं। इसमें हमने 2 A's पढ़ ली थी, 2 अवस्थाएं पढ़ चुके थे हम पहले, जिसमें पहला फर्स्ट जो व्यक्ति की स्टेज होती है वो क्या होती है, इन्फेंट के रूप में बताया था। किसके रूप में बताया था? इन्फेंट के रूप में, मतलब शिशु के रूप में। और जो दूसरी अवस्था थी अपनी, वो क्या थी? स्कूल बॉय के रूप में थी। किस में थी? स्कूल बॉय के रूप में। तो दोनों अवस्थाओं का अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट चलते हैं, आज 2 स्टेंजा पढ़ लिए थे इसके। तीसरा स्टेंजा देखिए, थर्ड स्टेंजा लिखिए। And then the lover, and then the lover, and then the lover, sighing like furnace, sighing like furnace, sighing like furnace with a woeful ballad, with a woeful ballad, with a woeful ballad, met to his mistress, met to his mistress, met to his mistress, eyebrow, फुल स्टॉप। ये स्टेंजा आपका तीसरा, थर्ड वाला स्टेंजा है, ये तीसरा स्टेंजा है। अब देखिए इसमें क्या किया है कवि ने यहां पर डिसमिलर थिंग्स। डिसमिलर थिंग्स का मतलब होता है, इससे जो ये जो स्टेंजा है इसमें डिसमिलर थिंग्स बताइए। देखिए समझते जाना आप, डिसमिलियर थिंग्स मतलब बेमेल वस्तुएं, बेमेल वस्तुएं। बेमेल वस्तुएं के बारे में कवि ने बताया, इसमें बेमेल वस्तुओं के बारे में कवि ने यहाँ तुलना की है। अब देखिए इसमें क्या कहता है, एक लवर के बारे में बात करता है। इसमें के बारे में कवि बात करता है, एक लवर। लवर का मतलब जानते होंगे प्रेमी। क्या मतलब होता है? प्रेमी। तो कवि है वो लवर के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, एक लवर के बारे में बताता है। तो मतलब हम ये छाड़ सकते हैं, इसमें ये जान सकते हैं कि जो थर्ड एज है, जो तीसरी अवस्था है वो क्या है? लवर के रूप में है। किसके रूप में है? लवर के रूप में। तीसरी अवस्था में कवि क्या हो जाता है? लवर बन जाता है। क्या बन जाता है? लवर। इसके जो पोइट थे विलियम शेक्सपियर, समझ गए? आपको बताया था कि विलियम शेक्सपियर हैं वो एक रोमांटिक पोइट हैं। कैसे हैं? रोमांटिक पोइट हैं, और रोमांटिक पोएम्स कंपोज करते हैं, समझ गए? उनकी कंपोज्ड हैं रोमांटिक पोएम, जो भी पोएम्स हैं रोमांटिक हैं। तो अभी देखिए ये तो क्या था? डिसमिलर थिंग्स, मतलब बेमेल वस्तुओं से कंपेयर किया है कवि ने। किससे किया है? बेमेल वस्तुओं से, डिसमिलर थिंग्स से कंपेयर किया है विलियम शेक्सपियर ने। अब देखिए एक एक वर्ड मीनिंग देखेंगे हम इसकी। ये तो आपका टाइटल था द 7 A's ऑफ मैन, समझ गए? टॉपिक था ये। एंड देन द लवर, और फिर लवर के रूप में। किसके रूप में? लवर के रूप में। तो फिर लवर के रूप में जो तीसरी होती है, अब देखिए एंड का मतलब समझते हो आप सभी, देन का मतलब, लवर का मतलब भी समझते हो, समझ गए? इसके बाद में देखिए साहिंग। साहिंग का मतलब होता है आहें भरना। क्या मतलब होता है? आहें भरना। साहिंग का मतलब। फर्नेंस, फर्नेंस का मतलब होता है गरम भट्टी। क्या मतलब होता है? गरम भट्टी। और ये प्रेमी, समझ गए?
इसके बाद में देखिए साइंग बताई दिया लाइक फर्नेंस यानी गर्म भट्टी। अभी बता दिया आपको, जलती हुई भट्टी भी बोल सकते हो आप इसको। वो फुल का मतलब है दर्द भरा। क्या मतलब है? दर्द भरा। बेलेड, बेलड ही बोलते हैं वैसे इंग्लिश में शुद्ध उच्चारण इसका बेलड। अब बेलड के देखिए कई अर्थ निकलते हैं वैसे हैं, लेकिन बेलड का मतलब यहां पर है गीत। समझ गए? वैसे बेलड का मतलब पत्तियों रहित होता है, समझ गए? वो भी होता है, कोई भी पेड़ होता है वो पत्तियों रहित होता है, उसको बेलड ट्री बोलते हैं। समझ गए? लेकिन यहां पर इसका अर्थ क्या है? एक सॉन्ग होता है। क्या होता है? सॉन्ग, बेलड। मैड, देखिए इसमें ई और लगाना आप, ये तो पागल वाला होगा ना मैड, तो समझ गए? तो मैड टू इज मिस्ट्रेस आईब्रो। मैड टू इज मिस्ट्रेस का मतलब जानते हो? ये रहा, मिस्ट्रेस मतलब प्रेमिका। क्या मतलब है? प्रेमिका। आईब्रो यानी भौहें। समझ गए? तो सारा जो एक एक वर्ड मीनिंग बता दिया मैंने आपको। समझ गए? अब क्या करना है आपको इसमें देखिए, एंड देन द लवर, और फिर तीसरी अवस्था होती है युवा प्रेमी के रूप में। तीसरी अवस्था कौन सी होती है? युवा प्रेमी के रूप में। साइन लाइक फर्नेंस विथ ए वोफुल बेलड। देखिए फिर क्या करता है, जो लवर होता है ना, लवर प्रेमी, वो क्या करता है, जो जलती हुई भट्टी, गर्म भट्टी होती है, उसके समान आहें भरता है। क्या भरता है? आहें भरता है। तो जलती हुई भट्टी के समान क्या करता है? आहें भरता है। विथ ए वोफुल बेलड, एक दर्द भरे गीत के साथ में। मतलब दर्द भरा गीत भी गाता है और साथ साथ में जलती हुई एक भट्टी के समान क्या करता है? गरम गरम आहें भरता है। मैड टू इज मिस्ट्रेस आईब्रो। मैड टू इज मिस्ट्रेस आईब्रो। और जो उसकी मिस्ट्रेस अभी बताया, देखिए लवर और मिस्ट्रेस, लवर और, अब कवि है, कवि का दिमाग आपको पता है, पोइट का दिमाग कहां पर भी चला जाता है और कुछ भी लिख देता है। समझ गए? अब इसका मतलब यह है कि आप इस लाइन से तुलना मत कीजिए इसकी। ये दोनों लाइन्स हैं, ये अलग हैं, और ये दोनों लाइन से अलग हैं। अभी पहले क्या बताया कि और फिर उसकी अवस्था होती है एक युवा प्रेमी के रूप में। तीसरी अवस्था है साइंग लाइक फर्नेंस, मतलब वह क्या करता है? प्रेमी होता है, वो जलती हुई भट्टी के समान आहें भरता है, गर्म आहें भरता है। इसके बाद में विथ ए वोफुल बेलड, मतलब एक दर्द भरा गीत गाता है। मैड टू इज मिस्ट्रेस आईब्रो, मतलब अपनी प्रेमिका की जो आईब्रो हैं, समझ गए? बोहें, बाहें जो जिनको बोलते हैं बोहें, समझ गए? तो अपनी प्रेमिका की आईब्रो की प्रशंसा करते हुए वो क्या करता है? दर्द भरा गीत गाता है। देखिए कवि का दिमाग चला गया ना कहां से कहां पर। मतलब इस लाइन का अर्थ इससे अटैच है। समझ गए? तो एक बार फिर से बता देता हूं आपको, समझ लेना इसको। और इसमें बताई दिया डिसिमिलर थिंग्स का वर्णन डिस्क्राइब किया है, मेंशन किया है। बस मैं जो मोस्टली लाइन है वो यही है इसमें। तो एंड देन द लवर, मतलब और युवा प्रेमी के रूप में अवस्था होती है। प्रेमी क्या करता है कि फर्नेंस के समान, मतलब एक भट्टी के समान, गर्म भट्टी, जलती हुई भट्टी के समान आहें भरता है युवा, जो प्रेमी की अवस्था होती है। और क्या करता है? अपनी, यहां से निकालिए इसका अर्थ, अपनी मिस्ट्रेस मतलब अपनी प्रेमिका की प्रशंसा करते हुए। किसकी प्रशंसा करते हुए? अपने प्रेमिका की आईब्रो की प्रशंसा करते हुए। मतलब आईब्रो जानते हो, जो बोहें होती हैं, समझ गए? आईब्रो की बोहें की प्रशंसा करते हुए क्या करता है? दर्द भरा गीत गाता है। यह है इसका शाब्दिक अर्थ। तो आप लिख लेना, उतार लो, एक बार नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं।
नोट कर लो इसको, कोई वर्ड मीनिंग वगैरह है उसको नोट करते रहिए आप। राइम स्कीम का आपको पता है क्या हो जाएगी इसकी, आर है, ये तो ABCD हो जाएगा, क्या हो जाएगा ABCD। और डिसिमिलर थिंग्स का वर्णन किया है, समझ गए, इसमें नोट कर लो। अब देखिए 3 अवस्थाएं हो गई, पहली अवस्था पढ़ी हमने इन्फेंट के रूप में, दूसरी अवस्था किसके रूप में पढ़ी, स्कूल बॉय, और तीसरी अवस्था लवर। अब देखिए चौथी अवस्था पढ़ेंगे, कौन सी अवस्था पढ़ेंगे, चौथी अवस्था क्या होती है उसका अध्ययन करेंगे। आप उतार लो इतने में यहां तक। देखिए लिखिए स्टेंजा को, देन ए सोल्जर, देन ए सोल्जर, देन ए सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स and bearded like the pard, like the pard। देखिए दूसरी लाइन है, फिर तीसरी लाइन में लिखिए जीलियस इन होनर, जीलियस इन होनर, जीलियस इन ओनर, सडन एंड क्विक इन क्यूरल, सडन एंड क्विक इन क्यूरल, सडन इन सडन एंड क्विक इन क्यूरल, क्यूरल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। फिर लास्ट लाइन है इवन इन द कैनन्स माउथ। ये स्टेंजा आपका कौन सा है, ये 4, मतलब एक स्टेंजा में एक अवस्था का वर्णन कर रखा है। एक स्टेंजा में कितनी अवस्था का, एक अवस्था का वर्णन कर रखा है। तो ये 3 अवस्थाएं हमने पहले पढ़ ली। फिर इसके बाद में देखिए देन ए सोल्जर, देन ए सोल्जर, फिर एक सैनिक के रूप में, किसके रूप में, सोल्जर के रूप में, मतलब सिपाही जिसको बोलते हैं, समझ गए। तो फिर सिपाही के रूप में, तो चौथी अवस्था कौन सी हो गई अपनी, सिपाही के रूप में हो गई। अब देखिए पहले इसका परिचय करा देता हूं मैं आपको। ये जो लाइन है फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, समझते जाना, पहले अर्थ बाद में निकालेंगे। जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, समझ गए, PARD, पार्ड। फिर इसके बाद में सीकिंग द बबल रेपुटेशन। ये दोनों लाइन है, इसमें मेटाफर का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है, मेटाफर।
मतलब रूपक अलंकार। और इसके साथ में एक अलंकार और है, दो हैं इसमें अलंकार। सिमाइल, सिमाइल देखिए ये होता है, इसका मतलब होता है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। समझ गए? तो इसमें सिमाइल और मेटाफर दोनों का यूज किया गया है, मतलब उपमा और रूपक अलंकार। मेटाफर यहां लिख देता हूं, मेटाफर, मेटाफर का भी यूज किया गया है, रूपक जिसको बोलते हो आप। समझ गए? रूपक अलंकार, तो रूपक और उपमा अलंकारों का यूज किया, प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी लाइन बताई थी, अंडरलाइन कर दिया मैंने आपके सामने। समझ गए? इनमें किसका यूज किया गया है? सिमाइल और मेटाफर। तो आप इसमें लिख सकते हो कि इन पंक्तियों में, मतलब इन दीज लाइन्स डिस्क्राइब्ड सिमाइल एंड मेटाफर। समझ गए? तो बस ये है, तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं इससे। मतलब इन पंक्तियों में सिमाइल और मेटाफर का यूज किया गया है। तो इन दीज लाइन्स डिस्क्राइब्ड सिमाइल एंड मेटाफर या मेंशन्ड सिमाइल एंड मेटाफर। समझ गए? ऐसे वर्णन करना है इसका। फिर मैं बता रहा था आपको, देन ए सोल्जर, सोल्जर का मतलब बताया सिपाही। क्या मतलब होता है? सिपाही या जो सैनिक होता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। ओथ्स का मतलब क्या होता है? देखिए, ओथ्स का मतलब होता है शपथ। क्या मतलब होता है? शपथ। कोई भी व्यक्ति शपथ लेता है उसको ओथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओथ। ओथ का मतलब लिखिए शपथ। फिर देखिए बियर्डेड लाइक, बियर्ड किसको बोलते हैं? दाढ़ी। किसको बोलते हैं? दाढ़ी को ही बोलेंगे शायद बियर्डेड। बियर्डेड लाइक मतलब दाढ़ी सहित, दाढ़ी सहित। समझ गए? तो दाढ़ी होती है ना अपनी, उसको क्या बोलते हैं? बियर्ड बोलते हैं। इसके बाद में देखिए, लाइक द पार्ड, लाइक द पार्ड। पार्ड का मतलब जानते हो? तेंदुआ होता है। क्या होता है? तेंदुआ। तेंदुआ, तेंदुए को बोलते हैं पार्ड। तेंदुआ होता है जीलियस, जीलियस का मतलब ईर्ष्यालु। समझ गए? ईर्ष्या करने वाला। ओनर जानते हो? सडन एंड क्विक इन क्यूरल, क्यूरल का मतलब जानते हो? डिस्प्यूट, विवाद। समझ गए? विवाद। क्यूरल का मतलब क्विक यानी शीघ्र, सोन जिसको बोलते हैं। समझ गए? इसके बाद में देखिए, सडन जानते हो आप? ओनर यानी सम्मान। इसके बारे में देखिए, जीलियस बता दिया, सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। रेपुटेशन जानते हैं सभी आप? प्रतिष्ठा या सम्मान। समझ गए? बबल, बबल क्या होता है? रेपुटेशन यानी ईर्ष्यालु, और बबल यानी जो बुलबुला होता है। क्या होता है? पानी में जो बुलबुला उठता है ना, उसको क्या बोलते हैं? बबल। इवन इन द कैनन, कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ का मतलब होता है तोप का मुंह है, तोप का मुंह है। तो कैनन का मतलब तोप ही बोलते हैं। समझ गए? कैनन का मतलब क्या होता है? तोप। अब देखिए इसका अर्थ निकालेंगे। थोड़ा बड़ा है ये, आसानी से समझ लो, बड़ा है तो। देन ए सोल्जर मतलब फिर किसके रूप में? सिपाही के रूप में। ये 34 आपको पूछ ले कि व्हाट इज द फोर्थ एज, तो क्या बताओगे? द फोर्थ एज इन ए सोल्जर। समझ गए? एज ए सोल्जर मतलब सोल्जर के
रूप में। ये क्वेश्चन होगा इसका, समझ गए। इसके बारे में देखिए, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, मतलब अजीब संकल्प लिए हुए होता है। क्या लिए होता है? अजीब संकल्प या शपथ लिए हुए होता है। कौन होता है भाई अजीब संकल्प लिए हुए? अरे अजीब संकल्प लिए हुए कौन होता है? सोल्जर। कौन होता है? सोल्जर। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और तेंदुए के समान। तेंदुए के समान क्या होता है? दाढ़ी को बढ़ाए रखता है। मतलब आपको पता है जब व्यक्ति सिपाही में जाने के लिए तैयार होता है, सोल्जर में, तो उसमें संकल्प होता है। क्या होता है? संकल्प अलग ही होता है उसका, समझ गए। और दाढ़ी को बढ़ाए हुए होता है। जीलियस इन होनर, जीलियस इन ओनर, सडन एंड क्विक इन क्यूरल। अब जीलियस इन ओनर यानी सम्मान बता दिया। जीलियस का मतलब क्या है? ईर्ष्यालु। तो सम्मान के लिए क्या ईर्ष्यालु होता है? वो सम्मान के लिए क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। तो जीलियस इन ओनर, सडन एंड क्विक इन क्यूरल, और जल्दी से लड़ाई करने वाला होता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग द बबल रेपुटेशन मतलब वह क्या है? बुलबुले के समान प्रतिष्ठा को देखता रहता है। किसको देखता रहता है? प्रतिष्ठा को देखता रहता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, मतलब चाहे वह क्या करता है? तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार रहता है। कौन? सोल्जर। मतलब तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार रहता है। तो अब देखिए दोबारा पढ़ेंगे तो और भी इजी लगेगा आपको, समझ गए। एक बार फिर से बता देता हूं। इसके बाद में एक सिपाही के रूप में चौथी अवस्था होती है। सैनिक होता है, वो क्या करता है? व्यक्ति होता है चौथी अवस्था में, समझ गए। वो संकल्प, अजीब संकल्प लेता है। स्ट्रेंज का मतलब जानते हो? अजीब। अजीब संकल्प लेता है और तेंदुए के समान दाढ़ी को बढ़ाए रखता है। इसके बाद में देखिए, जीलियस इन होनर, और सम्मान के प्रति ईर्ष्यालु होता है। कैसा होता है? ईर्ष्यालु। और तेजी से क्या करने वाला होता है? झगड़ा करने वाला होता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और बुलबुले के समान प्रतिष्ठा को देखता रहता है। बुलबुले के समान, तो ये क्या हो गया? स्माइल मीन्स दैट उपमा। क्या दी जा रही है? उपमा। और मेटाफर रूपक। तो उपमा और रूपक अलंकार को यहां पर बताया गया है इस पोइम में। इसके बाद में देखिए, जीलियस इन ओनर, सडन एंड क्विक इन क्यूरल, ईर्ष्यालु होता है और तेजी से झगड़ने वाला होता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और क्या करता है? बुलबुले के समान प्रतिष्ठा को तलाशता रहता है या देखता रहता है, चाहे वो खोखली क्यों न हो, चाहे वो क्या न हो? खोखली क्यों न हो। इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे उसको तोप के मुंह में क्यों जाना न पड़े। कैनन्स माउथ का अभी अर्थ बताया आपको। तोप का जो मुंह होता है उसको क्या बोलते हैं? कैनन्स माउथ। तो चाहे वो उसको तोप के मुंह में जाना पड़े, लेकिन वो क्या करता रहता है? अपनी प्रतिष्ठा को तलाशता रहता है। अपनी जो रेपुटेशन है उसको सीकिंग करता रहता है, मतलब सर्चिंग करता रहता है, तलाशता रहता है। तो ये स्टेंजा कौन सा था अपना? 4। नोट कर लीजिए इसको। एक बार फिर से बता देता हूँ अर्थ आपको, ये थोड़ा हार्ड है, कठिन है, बड़ा है। इसके बाद में देन ए सोल्जर, मतलब व्यक्ति की जो चौथी अवस्था होती है, 4th स्टेज होती है, वो कौन सी होती है? सोल्जर होती है। क्वेश्चन भी हो सकता है ये। फिर इसके बाद में देखिए, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, मतलब अजीब संकल्प लेता है व्यक्ति चौथी अवस्था में, समझ गए। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और तेंदुए के समान उसकी दाढ़ी बढ़ जाती है या बढ़ाए रखता है। जीलियस इन ऑनर, और सम्मान के प्रति जीलियस रहता है, ईर्ष्यालु रहता है। सडन एंड क्विक इन क्यूरल, और झगड़ता रहता है। क्या करता रहता है? मतलब झगड़ने की प्रवृत्ति आ जाती है उसमें। इसके बाद में सीकिंग द बबल रेपुटेशन, और बुलबुले के समान प्रतिष्ठा को तलाशता रहता है, चाहे वो प्रतिष्ठा उसके लिए मिले या न मिले, मतलब खोखली ही क्यों न हो। इसके बाद में देखिए, इवन इन द कैनन्स माउथ, चाहे उसको तोप के मुंह में क्यों न जाना पड़े।
लेकिन वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए तैयार रहता है। तो ये फोर्थ स्टेज थी, फोर्थ एज थी, समझ गए। स्टेज का मतलब भी देखिए अवस्था होता है, तो एज का मतलब भी क्या होता है, अवस्था। तो दोनों फोर्थ एज है ये। क्वेश्चन बताई दिए आपको, इसमें से कौन से अलंकार का यूज किया गया है, सिमाइल और मेटाफर, समझ गए। इसमें इसको लाइंस बता दी, ये इस जो सेकंड वाली लाइन है ये पूरी, और ये थर्ड वाली लाइन। थर्ड वाली लाइन में भी ये जो सीकिंग द बबल रेपुटेशन केवल यही है, समझ गए। इन दोनों में प्रयोग किया गया है इनका, सिमाइल और मेटाफर का। नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट स्टेज पर चलते हैं, एज 5 पर चलते हैं फिर। आगे देखिए 5 स्टेंजा, 5वां स्टेंजा लिखिए। एंड देन द, लिखिए एंड देन द जस्टिस, and then the justice in fair round belly, in fair round belly, in fair round belly with good capon lined, with good capon lined, with good capon lined, with eyes saver, with eyes savior, with eyes savior है ये, and bird of formal cut, and bird of formal cut, formal cut, full of wise shows, full of wise shows, full of wise shows and modern instance, and modern instance, and modern instance, and so he plays his part, and so he plays his part, and so he plays his part। ये है आपका 5वां स्टेंजा। अब 5वीं स्टेंजा, 4 अवस्थाएं पढ़ ली। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? जो फर्स्ट एज थी कौन सी थी? एज ए इन्फेंट, मतलब एक शिशु के रूप में, जिसको क्या बोलते हैं हम? शिशु अवस्था, समझ गए। और जो सेकंड थी वो वाइनिंग स्कूल बॉय, मतलब शिकायत करता हुआ क्या होता है? स्कूल बॉय होता है। इसके बाद में थर्ड क्या बताया आपको? लवर, क्या बताया? एज ए लवर, मतलब एक प्रेमी के रूप में। और जो फोर्थ एज है वो किसके रूप में थी? एक सोल्जर के रूप में, मतलब एक सिपाही के रूप में। इसके बाद में देखिए 5वीं अवस्था क्या है? देखिए एंड देन द जस्टिस, यही लाइन है। और इसी में ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि विच वाज द 5 एज, समझ गए कि 5वीं अवस्था कौन सी है भाई? तो क्या आंसर होगा? जस्टिस। क्या होगा?
जस्टिस, एज ए जस्टिस। तो एंड देन द जस्टिस, अब न्यायाधीश के रूप में, किसके रूप में? न्यायाधीश के रूप में। ये जो विलियम शेक्सपियर है वो बता रहे हैं कि व्यक्ति की जो पांचवी अवस्था होती है वो जस्टिस के रूप में होती है, मतलब वो न्याय वगैरह करने लग जाता है, समझ गए? जस्टिस जानते हो, जो न्यायाधीश होता है उसको बोलेंगे जस्टिस। तो न्यायाधीश के रूप में है। फिर देखिए फेयर राउंड। फेयर राउंड का मतलब होता है, आप लिखते जाना, फेयर राउंड बोलते हैं गोल मटोल। क्या मतलब होता है? गोल मटोल। बेली, बेली का मतलब तोंद, समझ गए? बेली का मतलब क्या है? तोंद। विथ गुड केपन लाइंड, विथ गुड केपन लाइंड। केपन का मतलब होता है नर चूजा। क्या मतलब होता है? नर चूजा। केपन, लाइंड यानी भरा हुआ। लाइंड का मतलब क्या है यहाँ पर? फील्ड। क्या मतलब होगा? सिमिलर वर्ड होगा फील्ड। विथ आइज सेवियर, विथ आइज सेवियर का मतलब कठोर, कठोर या तीक्ष्ण बोल सकते हो आप इसको। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। बियर्ड का मतलब है वही दाढ़ी। क्या मतलब है? दाढ़ी। फॉर्मल कट मतलब औपचारिक कट। क्या मतलब है? फॉर्मल का मतलब औपचारिक बताया हुआ है पहले भी आपको। कट यानी काटना, समझ गए? या कटिंग बोलते हैं इसको, समझ गए? अब क्या है? फुल ऑफ वाइज सोज। सोज का मतलब है कहावतें। क्या मतलब है? कहावतें। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, मॉडर्न यानी नवीनतम, और इंस्टेंस का मतलब क्या है? उदाहरण। इंस्टेंस का मतलब क्या है? उदाहरण। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट मतलब प्ले यानी अदा करना, पार्ट यानी रोल, समझ गए? मतलब भूमिका अदा करता है। अब देखिए एंड देन द जस्टिस, फिर वो एक क्या बन जाता है? न्यायाधीश बन जाता है। इन फेयर राउंड बेली विथ गुड केपन लाइन। इस भूमिका में क्या होता है वो? इन फेयर राउंड बेली विथ गुड केपन लाइन, मतलब गोल मटोल तोंद वाला बन जाता है वो। कैसा बन जाता है? जो न्यायाधीश होता है वो क्या है कि जो पांचवी अवस्था है उसमें क्या बन जाता है? गोल मटोल तोंद वाला बन जाता है, फेयर राउंड बेली बन जाता है। विथ गुड केपन लाइन, विथ आइज, गोल मटोल व्यक्ति जिसके पेट में क्या भरा होता है? केपन लाइंड मतलब नरचूजा, जिसको बोलते हैं कि उसकी तोंद में मांस भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? एक प्रकार से कवि का कहने का मतलब यह है कि नरचूजों का क्या भरा हुआ होता है? मांस भरा हुआ होता है। विथ आइज सेवियर, उसकी आंखें तीक्ष्ण होती हैं। आंखें कैसी होती हैं? तीक्ष्ण आंखों के साथ में होता है वो। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और दाढ़ी के कट लगा लेता है वो, औपचारिक कट लगा लेता है। फुल ऑफ वाइज सोज, और उस बुद्धिमान होता है, मतलब कहावतें कहने लग जाता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और नवीनतम उदाहरण देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार वह अपनी भूमिका निभाता है। तो आया समझ में? एक बार फिर से बताऊंगा तब समझ में आएगा। एक बार इन वर्ड मीनिंग्स को देखिए आप, आपको मैं टाइम देता हूँ 1 मिनट, देख लीजिए आप इसको, पढ़िए, फिर एक बार फिर से बताता हूँ। देखिए पांचवी अवस्था होती है, फिर मतलब वह क्या बन जाता है? अभी बताया, न्यायाधीश बन जाता है फर्स्ट लाइन का। इस भूमिका में उसकी तोंद गोल मटोल होती है,
जिसमें नरसूजों का मांस भरा रहता है। किस में भरा रहता है? तोंद में, जिसको समझ गए। विथ आइस सेवियर मतलब अपनी तीक्ष्ण आंखों के साथ में फॉर्मल कट वाली दाढ़ी रखता है, औपचारिक कट वाली दाढ़ी रखता है। और विभिन्न प्रकार की अपनी बुद्धि से, वाइज का मतलब क्या है? बुद्धि। अपनी बुद्धि से विभिन्न प्रकार की कहावतें और नए उदाहरण बताने लगता है, मतलब मॉडर्न इंस्टेंस बताता है, नए उदाहरण बताता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार से वह अपनी भूमिका निभाता है। आया समझ में? तो ये पांचवी अवस्था थी। कौन सी अवस्था थी? पांचवी अवस्था। उतार लीजिए, नोट कर लो आप इसको एक बार, कोई मीनिंग वगैरह। अब देखिए छठी व्यवस्था और पढ़ लेते हैं। चलिए एक बार समझ लो आप इसको, फिर दो अवस्थाएं बचेंगी जो नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे हम दोनों को ही। समझ गए? तो तीन अवस्थाएं आज बता दी आपको, दो पहले बता दी थी। समझ गए? तो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी याद कीजिए। देखिए तीसरी अवस्था कौन सी है? लवर के रूप में। चौथी अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था कौन सी है? सोल्जर के रूप में। और पांचवी अवस्था में कि व्यक्ति क्या बन जाता है? जस्टिस। क्या बन जाता है? जस्टिस मतलब एक न्यायाधीश बन जाता है। तो न्यायाधीश बन जाता है कौन सी अवस्था में? पांचवी अवस्था में। न्यायाधीश के लक्षण बताए मैंने, क्या क्या होते हैं। समझ गए? मतलब इन न्यायाधीश की जो फिजिकल फीचर्स हैं उसका वर्णन कर रहा है कवि यहाँ पर। किसका कर रहा है? फिजिकल फीचर्स का। जो शारीरिक विशेषताएं बता रहा है कि उसकी बेली कैसी फेयर राउंड बेली होती है, मतलब गोल मटोल क्या होती है? तोंद होती है उसकी, जिसमें नरसूजों का मांस भरा रहता है। क्या भरा रहता है? मांस भरा रहता है। आंखें का भी वर्णन कर रहे हैं, ये भी क्या है? फिजिकल फीचर ही है। समझ गए? तीक्ष्ण आंखों के साथ में फॉर्मल कट वाली दाढ़ी रखता है। इसके बाद में फुल ऑफ वाइज सोज मतलब अपनी बुद्धि से कहावतें और नए उदाहरण बताने लगता है, और इस प्रकार से वह अपनी भूमिका निभाता है। तो ये एक न्यायाधीश की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे हम? जस्टिस की बात कर रहे थे। अब देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, साथ साथ ही पढ़ते चलते हैं। पोइट्री की जो पोइट्री के बारे में बता देता हूँ। अब देखिए मैं बता रहा था आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। देखिए रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस किसको बोलते हैं? संदर्भ। क्या होता है? संदर्भ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? पर्सन। और एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है? व्याख्या। एक स्टेंजा आएगा आपके एग्जाम में, समझ गए? उसमें क्या करना पड़ेगा? स्टेंजा का रेफरेंस भी लिखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट भी लिखना पड़ेगा और एक्सप्लेनेशन भी लिखनी पड़ेगी। तो पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ लिख लेना आप, ये होता है। समझ गए? अब एक एक को करने का, जैसे आज मैं आपको रेफरेंस समझा देता हूं कि रेफरेंस कैसे करते हैं। किसी भी स्टेंजा का रेफरेंस लिखने का जो मेथड है वो क्या होता है। तो कोई भी स्टेंजा हो उसका रेफरेंस कैसे लिखते हैं?
और आपका नंबर भी पक्का हो जाता है उसमें एक। तभी मैं कह रहा था आपको पहले कि जब आप किसी भी पोइम को पढ़ते हो तो पोइम का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा और पोइट का नाम भी याद रखना पड़ेगा। अब देखिए रेफरेंस लिखते हैं, तो रेफरेंस में इस प्रकार से लिखेंगे रेफरेंस। ये रेफरेंस फिर डैश। मान लीजिए कोई सा भी स्टेंजा हो, जैसे इस पोइम का फर्स्ट स्टेंजा है उसकी बात कर लेते हैं, समझ गए। दूसरा मान लो, कैसे भी मान लो, पहला स्टेंजा ही मान लो आप, चलो नहीं समझ में नहीं आएगा, फर्स्ट स्टेंजा ले लो इस पोइम का, आपको कह दे कि इसका रेफरेंस लिखो, समझ गए। तो इसका रेफरेंस लिखने में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, दो बातें जरूरी हैं, उनका पता होना जरूरी होता है आपको। दो बातें कौन कौन सी? पोइट नेम और पोइम नेम, मतलब कवि और कविता का नाम, बस यही रखना होता है। और एक तरीका होता है लिखने का, जो तरीका मैं आपको बता देता हूं। ऐसे लिखोगे इसको, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, फिर इन्वर्टेड कोमा, समझ गए। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, कौन सी कविता से ली गई हैं? तो कविता का नाम लिखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में, द 7 एज मैन, द 7 एज ऑफ मैन, और इसको बंद कर दीजिए आप इन्वर्टेड कोमा में, समझ गए। इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया ना, इसके आगे वर्ड लगाते हैं बाई, कंपोज्ड, बाई कंपोज्ड। इसके बाद में लिखते हैं किसका नेम? कवि का नेम, किसके द्वारा है ये? बाई कंपोज्ड विलियम शेक्सपियर, और बंद, और ये फुल स्टॉप। अब इसको समझिए कैसे करना है। अभी कह रहा था कि मैं आपको बता दूं, रेफरेंस करना बता दूं, समझ गए। ज़्यादा मैटर बताऊंगा अभी नहीं, फिर लंबा हो जाएगा। कैसे करते हैं? किसी भी स्टेंजा का आप चाहे कोई सी पोइम का हो, समझ गए, यहां तक सेम लिखना है, समझ गए। यहां तक क्या करना है आपको? सेम लिखना है इस पोइम तक। फिर अगर दूसरी पोइम से आता है तो दूसरी पोइम का नाम बदल दीजिए आप यहाँ पर, समझ गए। जैसे मान लीजिए और ए बॉयज सॉन्ग से आता है, हैं, तो ए बॉयज सॉन्ग लिख दोगे यहाँ पर, और यहाँ तक तो ऐसे कैसे उतारना है रेफरेंस में, नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं करनी है आपको। इसके बाद में बाई कंपोज लगाना है हर में, समझ गए। और इसके बाद में यहाँ कवि का नेम चेंज होगा, कविता का नाम नेम चेंज होगा, तो यहाँ क्या लिख दोगे आप? पोइट नेम, समझ गए। तो कितनी दो चीज़ों की आवश्यकता होगी ना, पोइम नेम और पोइट नेम, समझ गए। तो इस प्रकार से करना है आपको रेफरेंस, चाहे कोई सी पोइम का हो, यहाँ तक तो सेम आ जाएगा। और यहाँ पोइम का नेम लिख देना, बाई कंपोज भी हर में लगाना पड़ेगा बस, और विल ये कवि का नाम। तो इसी में आपको एक नंबर मिल जाएगा, सीधा सीधा, समझ गए। तो इसी में एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बताया मैंने रेफरेंस कैसे लिखते हैं। अब जो विस्तार से इनको बाद में पढ़ेंगे हम, जैसे कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, प्रत्येक एक एक स्टेंजा की करेंगे, तब समझ जाएंगे हम, समझ गए। तो आपकी जो 5 अवस्थाएं हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो पार्ट 3 रहेगा अपना, उसमें इस पोएम को कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक्स।